अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज पाकिस्तान के 11वें आम इंतखाबात को 1 साल बीत गया है। हुकूमत का यौम तशक्कुर और अपोजिशन का यौम स्याह, इससे मुताल्लिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ मीडिया कोर्ट्स का भी तज़किरा करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब रात गए वापस आए तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्होंने कहा, ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। हालात अब इससे आगे और गंभीर होते जाएंगे, बहुत कुछ करना होगा, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। जो वर्ल्ड कप जैसे खान साहब ने खुद कहा, ये नए पाकिस्तान में जो मुबारक सलामत के डोंगरे बरसाना और हर दौरे को कामयाब करना, लेकिन ये तो वाकई दौरा अच्छा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी इसके इम्तहान और भी हैं। मसला यह है कि अफ़गानिस्तान का गुंजलक मामला है। जी जी, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से अभी तल्लुकात की तजदीद नहीं हुई। अंदरूनी चैलेंजेस और हैं। अंदरूनी चैलेंजेस इकॉनमी के अलावा हैं, गवर्नेंस के अलावा हैं, और भी बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन निज़ामी साहब, इन सारे चैलेंजेस में जो एक तारीखी हवाले से मौजूदा जो हालात हैं वो बड़े अच्छे हैं। तफसील से बात करते हैं, इस पे तफसील से हम बात करेंगे जो दौरा है। लेकिन जो इन सब में एक जो अच्छी बात है, जो हम पिछले 1 साल से देख भी रहे हैं, सिविल और मिलिट्री क़यादत एक सफ़े पे मौजूद है और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। और इसी तरह अमेरिका में जो आर्मी चीफ थे, उनसे भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, उनको खासी पजीराई मिली। ये जो एक पेज पे होना है, क्या अमेरिका अब जो पाकिस्तान की बातों को कंसिडर कर रहा है, ये एक सफ़े पे होने की वजह से ही है? देखिए ना, नंबर एक बात यह है कि जो आपने बात की ना आर्मी चीफ की, उनको बहुत ज़बरदस्त पजीराई के अलावा प्रोटोकॉल भी मिला। जी जी, जब वो पेंटागन गए, उन्होंने बाकायदा उनको वो दिया सलामी। जी जी, और वो हर अहम शख्सियत से, बल्कि जो सियासी भी थी, माइक सदर ट्रंप से भी उनको मुलाकात। जी जी, पोम्पियो से उनकी मुलाकात हुई। पोम्पियो से तो हो गई। अच्छा, ये जो आपने चैलेंजेस का जिक्र किया ना, चैलेंज तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम फैसला है जो खान साहब को करने का वक्त करीब आ रहा है। जी जी, कौन सा फैसला? वो है कि आया अगले 3 साल जी आर्मी चीफ कौन होगा? क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा तो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। जी जी, 28 नवंबर को मेरे ख्याल से। लेकिन निज़ामी साहब, ये कुछ एक्सटेंशन की भी बातें बाज़गश कहीं ना कहीं से हो ही रही होती है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ को सिविल जो प्रीमियर है उसकी जानिब से एक्सटेंशन दिए जाने की तारीख क्या है, और इमरान खान साहब इससे मुतालिक क्या राय रखते हैं? आपके पास कोई है, अंदर की मालूमात हैं कुछ? मामलात इस किस्म के हैं कि आप देखें, ये जो दौरा है इसमें कलीदी जो कामयाबी हुई है, जी 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 जी, वो ये है कि तो इस वक्त सदर ट्रंप ज़रूरतमंद है। तो कल तक जो हमें मतून करते थे, आज हम खूब हो गया। यूटर्न ले लिया ट्रंप ने, हमारी जान छुड़ाएं जी अफगानिस्तान से। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है ना। उसमें जो कलीदी चीज़ें वो ये हैं कि अब सीज़ फायर, हुकूमत जो अब अशरफ गनी है कोई सियासी हल निकल आए कि मुज़ाकरात तालिबान का, तब वहाँ दोहा में शुरू होने वाले मुज़ाकरात। जुल्म खलीलजाद जो पाकिस्तान को बड़ी गालियाँ देते थे, जी जी, अब हर रोज़ इस्लामाबाद का तवाफ़ करते हैं, बीजिंग का करते हैं, वो वहाँ मौजूद होंगे। अब ये जो बेल है, मुंडे चढ़ाना, जैसे इमरान खान साहब ने खुद कहा कि एक चैलेंज है ये। जी जी, अब पता है कि इस चैलेंज को नंबरदाज़ होने के लिए बहुत मेरा निज़ामी साहब जो सवाल है आपसे, जिस तरह आपने कहा कि एक सफ़े पे है मिलिट्री और सिविल क़यादत, आप नहीं समझते इस चैलेंज से सुरखरू होने के लिए, इसमें कामयाब होने के लिए ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए? जी, मैं ये रद्द करने लगा ना, आपने जो मैं बात कह रहा था। जी जी, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम एक चीज़ है। ये चैलेंज से नंबरदाज़ होने के लिए यू कांट चेंज द शिप्स मिड स्ट्रीम, यानी कि मझदार में आप तब्दीली कर लें। इसलिए मेरे ख्याल से ये कलीदी बात है कि जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अब ये सॉरी जनरल बाजवा को, जनरल बाजवा को, पार्डन माय सिंह, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। तो ये अब ये चंद हफ्ते पहले होता है, चंद महीने पहले होता है। इसकी टाइमिंग क्या होती है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है। जी जी, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सेटल्ड मामला है। और आप ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा निज़ामी साहब, जनरल बाजवा
जो पाकिस्तान के बिलखुसूस चैलेंजेस थे, एक्सटर्नल तो थे ही थे, जो इंटरनल थे, पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था। फिर जनरल बाजवा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी जब ये आर्मी चीफ अपॉइंट हुए, तो उन्होंने कहा कि APS के मासूम शहीद बच्चों के खून का कर्ज है मुझ पे। उसके बाद हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पिछले आज से 7 साल पहले देखे, 4 साल फसाद उन्होंने शुरू किया जी, इसीलिए इसको बाजवा डॉक्टर का नाम दिया उस वक्त। लेकिन बाद में उन्होंने ये जनरल रहील शरीफ से बहुत मुख्तलिफ हैं। जनरल बाजवा, रहील शरीफ जो थे वो अपनी पब्लिसिटी के बड़े कायल थे, उन्होंने जुलूस निकलवाए। ये फ़ौज में बड़े क्लियर हेडेड इंटेलेक्चुअल जनरल मशहूर हैं और फैसला करने में देर नहीं लगाते। दूसरे ये जो पाकिस्तान की माजी में अच्छा, रिहेबिलिटेशन भी इस इलाके में जो ज़ाहिर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद जो रिहेबिलिटेशन को लेके जिस तरह फ़ौज चली है निज़ामी साहब, ये भी जनरल बाजवा साहब ने इस पे खासा कीनली इस सारे सिलसिले को ऑब्ज़र्व भी किया है। जी जी बिल्कुल। और देखें फिर ये जो मैंने कहा ना कि फासा का बनने के बाद अब वहाँ हो चुके हैं इलेक्शन बड़े कामयाब। एक और चीज़ जो जिसमें मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो सिविलियन और मिलिट्री क़यादत की जो पार्टनरशिप का नाम मैंने दिया, जी जी, इसका एक 2-3 मज़र हैं। देखें जब ये टीम पाकिस्तान की में जो इलेक्शन हुए 1 साल हुआ आज पूरा, जी जी, खान साहब की टीम आई, ये इमेच्योरिटी, नाइविटी और इस किस्म की चीज़ों का शिकार। जी जी, और सबसे बड़ा धक्का लगा खान साहब को ये कि असद उमर साहब ने उनको बिल्कुल लेट डाउन कर दिया। जी ऐसे ही, ठीक है ना। हत्ता कि उनको ये नहीं बताया कि कितना बड़ा होल पैदा हो गया है बजट के अंदर। जी जी, क्या कहते हैं उसको, जो वसूलियाँ और महसूलात, फिर उसके बाद जो शॉर्टफॉल था उसका, शॉर्टफॉल का, और उनको डाक में रखा। अब यहाँ फौज एक बड़ी स्टेक होल्डर है। जी जी, मैं आपको कहता हूँ कि जब जनरल आंगी करामत थे, आर्मी चीफ तो मेरी अच्छी दोस्ती थी, कहने लगे यार हमें बड़ी तशवीश है। मैंने कहा किस बात पे? कि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक गैप की वजह से, और ये हमारी जो फोर्स अफराब की नहीं, फ्रेंच लफ्ज़ है कि जो हमारी जंगी कुव्वत है, जी जी, उसको बता। दूसरे जो हमारे जवान हैं पंजाब से, जी जी, जब वो इकॉनमी ख़राब होती है तो फौज पे उसका स्टेक होल्डर सबसे बड़ी है। जी जी ऐसे ही है। अच्छा, अब बाजवा साहब ने इसमें बराह रास्त दिलचस्पी ली, और ये जो नई इकनॉमिक टीम आई है और इसमें जो टामें टोइयाँ मारी गई, इसकी तकर्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसके इंतखाब में उनका भी मुशावरत शामिल थी। जी जी, और इसीलिए उसको एक फॉर्मल शक्ल दे दी गई, जो कि पाकिस्तान में एक पहली दफ़ा हुआ कि वो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव काउंसिल, कौमी तरक्की काउंसिल, जो तरक्याती काउंसिल, कौमी तरक्की जो, हाँ, वो उसमें उनको, जी जी, मेंबर हैं बाजवा साहब, फॉर्मल हो गया वो। जी जी, फॉर्मल हो गया। अच्छा, इसी तरह फौजी अफसरों को जो साथ दिया उसमें वो जनरल, एक मेजर जनरल जावेद भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फिर उसके बाद एक ब्रिगेडियर रहे हैं रिजवान नाम, असद दुरानी साहब का कोर्ट मार्शल हुआ। जी जी, तो ये मतलब है कि, और सबसे जो क्राउनिंग ग्लोरी है वो जो पुलवामा का वाक़या हुआ फरवरी में, जी जी, जिस अंदाज से उन्होंने डील किया उसके साथ, ठीक है, जुर्रत भी थी उसमें और बसीरत भी थी और हर लिहाज से उन्होंने ब्रिंकमैनशिप भी थी। जी ऐसा ही है, ठीक है ना जी। अब ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन ये एक और जो पहलू है जिसको आप जी जी मद्देनज़र रखें, वो अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी, जी जी, इंडिया के साथ पॉलिसी, उन्होंने अपने ये बंद गली में नहीं डाला। मतलब उनका जी हम अफगानिस्तान से सियासी हल जाते हैं, माजी की हुकूमतें जो फौजी की आते कहते नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन। वो जनरल कियानी का मैंने सुनाया था कि जी वो जो आके उन्होंने कहा ओबामा को दैट यू हैव गॉट द वॉचेस, दे हैव द टाइम, और ये और वो फलाना,
हम तो कुछ नहीं कर सकते जी, हम बड़े ओवर स्ट्रेच्ड हैं, आ गए जी जी। लेकिन अब उनका जी अफगानिस्तान से निकलना है और हम आपको मोहब्बत और मुआवन हो गए, और अमेरिका भी इस बात का कायल हो गया जी जी। कि यार इसका सियासी हल है, ठीक। फौजी हल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़। फिर इंडिया के साथ बड़ी उन्होंने फर्मली और रेड लाइन ड्रॉ के बात की, लेकिन इसके बावजूद जी जी। वो उन फौजी से बराबर समझते हैं कि इंडिया से लड़ाई जारी रहनी चाहिए। अगर वहाँ पे सियासी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे बायलैटरल, जी जी। तो आप देखेंगे कि ये फौज जो है उसको सपोर्ट करेगी। ऐसा ही है। अच्छा, ये निज़ामी साहब वाज़े एक पॉलिसी शिफ्ट था, फौज में भी हमने देखा, और ज़ाहिर है हुकूमत वो शिफ्ट नहीं है उस लिहाज से कि ये हम अभी भी समझते हैं कि भारत हमारा अजली दुश्मन है, इसमें कोई शिफ्ट नहीं है। लेकिन शिफ्ट ये है कि फर्मनेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, वक्त के तकाजे के अकॉर्डिंग जो है। ये नहीं कि हम कश्मीर का सौदा, आप देख ना मुशर्रफ ने क्या किया था। जी जी। मुशर्रफ ने बैक चैनल डिप्लोमेसी करके तारक अजीज़ के थ्रू कश्मीर का सौदा कर दिया था। वो खुर्शीद कुजूरी साहब कहते हैं अगर मुशर्रफ कमज़ोर ना होता तो ये बेल मुंडे चढ़ जाती कि LOC को परमानेंट स्टेटस दे के इधर आमद और तुम का सौ। अब मुझे नहीं पता कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारतें किस तक इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं। कोई कहते हैं जी उनमें जान है, कुछ कहते हैं वो शिमला मुआहदे के बाद बेजान हो हाँ, चुकी मेरा है। ख्याल है, लेकिन मैं अपनी राय ये है जी जी। कि मुशर्रफ वाला फार्मूला के बाद सब को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो बिलखुसूस आपने जो एक सफ़े की बात जहाँ से हमारी ये गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, उसी का ये एक शाखसाना भी है, उसी का समर भी है कि ट्रंप साहब ने बिल आखिर भारत को बेनकाब किया, और उसके बाद भारत के अंदर जो सफ़े मातम बिछी है, उनका मीडिया जिस तरह पीट रहा है मोदी पे, भारत के अंदर से भी तनकीद बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है, एक तो चलें ये क्लियर है कि हम अपने बहुत से मामलात में क्लियर थे, क्लियर थाट्स लेकर गए थे। ट्रंप साहब से एक सहाफ़ी ने जब ये सवाल पूछा कश्मीर के मामले पे, तो ट्रंप ने उसकी सारी हिस्ट्री बयान कर दी। फिर उनके मुशीर ने भी कहा कि ओसाका समिट में खड़ा हुआ है बहुत बड़ा। जी जी। और इन हालात में जो चैलेंजेस की बात थी, इमरान खान साहब अब वापस तो आ गए हैं, वर्ल्ड कप की तरह उनका इस्तकबाल भी हो गया है। अब हाउ टू मीट दीज सर्कमस्टेंसेस, अंदरूनी मामलात को भी देखना है, अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात हैं, इंडिया भी अपनी वो रिवायत जो उसकी है उससे बाज नहीं आता, इकॉनमी भी कमज़ोर है। अब इसके लिए करना क्या होगा खान साहब को? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। जी हाँ, यकीनन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैंने जैसे कहा चैलेंज है। बहरहाल मैं ये आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू को समेटते हुए मैं कहूँगा कि ये इस वक्त तक हमारे क़यादत के 16 जर्नल आर्मी चीफ जी बन चुके हुए हैं। तो जनरल रही 16वें सरबराह थे, अब 17वें भी यही नज़र आते हैं मुझे। और इसमें कोई कमर बाजवा जी, कमर बाजवा साहब जी जी, यही नज़र आते हैं मुझे। ये पता नहीं क्यों मेरे नाम भूल जाता हूँ। ये वैसे मैं आपसे पूछने वाला था, राहिल शरीफ साहब, आपको बार बार उनका नाम आ रहा है। अच्छा, ये एक बात और मैं करता जाऊँ बाजवा साहब के बारे में कि बाजवा साहब ने अपनी काफ़ी वसीउल मुताले हैं ये, मतलब पढ़ते लिखते हैं, लाइब्रेरी है इनकी, और बड़ी फर्मली बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, आज हुकूमत यौम तशक्कुर मना रही है, अपोजिशन यौम सियाह मना रही है। बाकी जो सूबे हैं वहाँ तो कुछ ना कुछ गैदरिंग थी, लेकिन पंजाब में कोई इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस हुकूमत को, अपोजिशन को नहीं मिला है। ये यौम सियाह सिर्फ बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये मौलाना साहब की इना को तस्कीन देने के लिए उनके इत्तेहादियों ने खाना पूरी कर दी है। ये पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। एक तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है उसकी बैक दीवार के साथ लगी हुई है इसको। उनके अक्सर रहनुमा तो ख़ासतौर पर PMLN के या वो कैद में या ज़मानतों पे, और जो बाहर है उन पर भी तलवार लटक रही है। वो ज़मानतें जिस नज़र मिफ्ता इस्माइल ने आज जी जी अबूरी ज़मानत कराई है 1 अगस्त तक, तो यही हाल राना मशहूद का है। हसन इकबाल साहब पे भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। हसन इकबाल, तो
एक बात ये रखें। दूसरे, ये बात जो है मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि PMLN जो है कोई मैस रेजिस्टेंस की जमात नहीं है। डंडा लाठी मजामत PMLN का मिजाज भी नहीं है, वोट दे तारीख देंगे, भी नहीं है। वोट दे देंगे उसको, लेकिन सड़कों पर नहीं आने वाली पार्टी। इसके बरक्स हाँ, पीपल्स पार्टी में ये जान है मार खाने की, दलेर है और उनकी एक तारीख है मजामत की। जी जी, ऐसा ही है। मियाँ नवाज शरीफ की कौन सी तारीख है मजामत? सबसे ज़्यादा मजामत तो उनकी बेगम साहबा ने की थी जब वो एग्जाइल में गए थे। जी जी, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन बहरहाल उसको भी अंडर माइंड नहीं करना चाहिए कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं एक जेल तो काट रहे हैं, और अगर खान साहब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे हैं जी, तो वो सख्त जेल है। और हुकूमत दूसरी जानिब यौम तशक्कुर मना रही है। ये साल बज़ाहिर निज़ामी साहब देखिए, opposition- मुझे मैं कहूँ कि यौम तशक्कुर इस पर उनको करना चाहिए कि उनका जो एक साल की तकमील हुई है आज सुबह, वो एक अच्छे नोट पे हुई। हाँ, एक कामयाब दौरे के बाद हुई है। ये नहीं कि कामयाब से मुराद है कि जी कामयाबियां भी, देखिए ना, ये जो कामयाब का लफ्ज़ है ना, इसमें हम बात पहले भी कर चुके हैं। कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस तरह इमरान खान ने खुद कहा, यार मुझे हाथ डाल रहे हैं जिस तरह मैं वर्ल्ड कप जीत, लेकिन वर्ल्ड कप तो एक हाथ में है ना, वर्ल्ड कप। जी 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 जी। अभी कौन सा कप है जो लेके आए हैं आप अमेरिका से खान साहब? नहीं, अभी खैर कप तो नहीं लेके आए, जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उन्होंने अफगानिस्तान डिलीवर करना है ट्रंप को। जी जी। डिलीवर करेंगे तो बारह न्यारे हो जाएंगे, और इसका चांस भी है कि इससे बेहतर तारीख में कभी चांस नहीं तो आ जाए पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के पास भी और इमरान खान साहब के पास भी। वो अपने हारों की एक बात तरफ तो वो है ना कि हम अमेरिका के गमाश्ते बन के जी उनके डॉलर लेके, अरबों डॉलर, जी उनकी जंगें लड़ते रहे यहाँ। पहले ये काम जनरल ज़िया-उल हक ने किया, उसके बाद मुशर्रफ ने काम किया 9/11 के बाद। इमरान खान ने एक आबरूमंदाना तरीके से वहाँ बातचीत की, और शाह महमूद कुरैशी ने बारहा कहा कि ट्रेड नॉट एड। लेकिन बात हम चाहते एड ही हैं, कहते, लेकिन कहते हैं हम ट्रेड टी लगा लेकिन देते हैं। आबरूमंदाना बात है। और देखें, ये जो ट्रंप है, ये भी बड़ा काया किस्म का बिजनेसमैन है, सेठ आदमी है। सेठ साहब जो हैं वो कहते हैं पहले लाओ अफगानिस्तान का लाओ, फिर पैसे ले लो, फिर मामलात करो हमारे साथ। अच्छा, तो अभी तो ये इनकी अच्छे नोट पे हुई है, लेकिन जो पीछे देखा जाए जी जी। तो देयर इज नथिंग मच टू चीयर अबाउट। अच्छा, एक चीज़ एक साल के अंदर मुझे बताया ना जरा कि पहले कहा कि मैं एक साल लेकिन पे आते एक हैं। मिनट, जी जी खान साहब की जो ज़िंदगी है वो IMF से, वो यू टर्न से बड़ी। जी जी। पहले कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा IMF के पास, और अक्सर ये जो चैनल्स हैं उनका एक मशगला है जी कि वो पुराने क्लिप्स दिखा के ताने देते रहते हैं खान साहब को। वो कि आपने मुश्किल तो नहीं, उसको रिमाइंडर कहा। है निज़ामी साहब। वो ये तो भी उन्होंने कहा। मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्या पुराने क्लिप्स नहीं दिखाने? नहीं दिखाने। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। निज़ामी साहब, ये तरह आप मशगले की आपने पुरानी बातें कर दी। एक रिवायत थी, पहले भी आप तज़किरा करते थे, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे या उससे पहले जो वज़ीर आज़म थे, खुशामदियों का टोला होता था। कल जब वज़ीर आज़म साहब पहुँचे, एक तो ये बता दें, क्या इससे पहले भी बैरूनी सरकारी दौरों के बाद जब प्रीमियर वापस आते थे तो उनका इस्तकबाल ऐसे होता था? और ये क़तार अंदर क़तार वज़ीर, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो हार पहनाया उन्होंने जी वो खुशामदी आदमी नहीं है, वो उनके एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का तो जहाँ तक उनका, लेकिन ये मुबारक सलामत क्राउड जो है, ये आप दूसरी पार्टियों से जो लोग आए हैं, इनका तो कल्चर ही है पाकिस्तान दी। और ये चीज़ जो है ना, ये खान साहब के पैर ज़मीन पे हैं, और इनको रखने के लिए ये खुशामद पसंद। आपको पता ना, मियाँ नवाज शरीफ के तो इतने खुशामद पसंद थे कि जब वो मिलते थे तो वो ऐसे सवाल पूछते थे, जी क्यों जी वो कैसा रहा, हाँ, मतलब है कि आप मेरी तारीफ करें। अब किसी ने वज़ीर आज़म को ये तो नहीं कहना था तुसी गलत कीता है, तुसी सही कीता है। लेकिन निज़ामी साहब, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, चौधरी निसार एक बात किया करते हैं, कहते हैं कि वो कहा करते थे कि खुशामदियों ने उन्हें घेरा हुआ है, और वो सच्ची बात सुनने से राह फरार इख्तियार करते थे। ये जो कल्चर हमने देखा कि वज़ीर आज़म की वापसी पे जिस तरह, अब वज़ीर आला KPK भी आए हुए थे, KPK से वो ये वज़ीर आज़म आपने जो निसार ने बात की ना, वो 100% ऑन द डॉट है। मियाँ नवाज शरीफ की डाउनफॉल की एक वजह जी, ये खुशामदी टोला था।
और वो हकीकत से नाबल्द रहे आखिरी टाइम में। और खान साहब को भी ज़रा इस मामले में एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उनको ये तासर देना कि जी वो दुनिया फतह करके आए हैं और वगैरह वगैरह, क्योंकि जो मैं आना चाह रहा था जिस तरफ जी 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 कि पाकिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं वो यूँ के तू हैं। ये साल तो आपने मसला कहा ये है कि पहले उनका ख्याल ये था, एक मसला ये हुआ है कि खान साहब जो है वो शौकत खानम बहुत बड़ा उनका, जिसकी बार भी पसीर आई, जी लेकिन पाकिस्तान शौकत खानम नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं है, पाकिस्तान एक क्या कहते हैं, एक मुल्क है, एक मुमलिकत मुल्क है। मुल्क नहीं है, एक बड़ा पेचीदा मुल्क है जी जिसमें मुख्तलिफ, यानी हम कहते हैं ना इस्लाम की परोई में हम की क्या कहते हैं उसको, परोए हुए हम इस्लाम में यकजहता है, जी जी लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हर किस्म की स्कूल ऑफ थॉट है, लोग हैं, मजहब हैं। स्कूल ऑफ थॉट है, रीजनल एस्पिरेशन है, सूबाइयत है, पसमानदगी है, गुर्बत है, और पाकिस्तान को ठीक है। ठीक है ना जी, इसमें एक ये स्ट्रक्चरल चैलेंज है जिसको खान साहब थोड़ा थोड़ा उन्होंने टैकल करना शुरू किया, लेकिन अभी टैकल नहीं कर पाए। और उनको जो प्री कंसीव्ड नोशंस थे ना कि मैं आऊँगा तो जनाब मुझे 200 अरब डॉलर मुल्क में आ जाएंगे। जी 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 एक भाई नहीं आई यार, 200 अरब डॉलर कहाँ गए? अवाम टैक्स देंगे मुझे, जब अब वो हुक्मरान कहते हैं कि ईमानदार हो तो टैक्स कि देते हैं मैं तो अवाम। कर्जों में बिलीव ही नहीं करता। जी अब पिछले साल हमने ये जो एक साल गुजरा है रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं पाकिस्तान की। जी 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 ऐसा ही है। फिर ये है कि जी कहा गया कि मैं 20 अरकान पे वफाकी काबीना बनाऊंगा, उतनी बड़ी काबीना है, गिलानी बढ़ती साहब जा रही है, इतनी जूं जूं काबीना। दवा की बरस बढ़ता ही गया। जी, जी। वो क्या करें, कोalition पार्ट कंपनी है। और भी बड़े सिलसिले हैं निज़ामी साहब, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था, हुकूमत हो, अपोजिशन हो या अवाम हो, ये साल सब पे भारी गुजरे, हैं? ये साल सब पे भारी गुजरे। अच्छा, एक बात मैं खान साहब की मुझे करनी पड़ेगी आपसे। जी जी आज कोई शेख रशीद का को वाक़या हुआ? ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया गया, उससे पहले 1-2 दिन अच्छा, पहले खान वाक़या साहब हुआ। इक़्तिदार में आने से पहले पता है क्या कहा हुआ उन्होंने जी कि शेख रशीद जैसा सियासतदान ना बनाया अल्लाह मुझे, इससे बेहतर है मैं फेल ही रहूं, हमेशा शेख रशीद और वो काबीना का असर है। और आप ये वज़ीर- पुरानी बड़ी पुरानी बात हाँ, है। लेकिन अब देखें ना, वज़ीर रेलवे हैं, जी 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 रोज़ हादसे हो रहे हैं, कोई कारकर्दगी नहीं उनकी। इमरान खान ने कहा मैं कारकर्दगी की बेसिस पे, कम से कम इनका, अगर वो खुद रिजाइन नहीं करते, इनका पोर्टफोलियो बदल दें। जी ऐसे जब अकोमोडेट ही करना है कुछ और दे दें, कोई यहाँ एनर्जेटिक वजीर आए, थोड़ा काम करे। शेख साहब के वो मुल्क कहते अभी तक आते मैं रेल के अंदर वाईफाई लगाऊंगा। भाई वाईफाई बाद में लगाया, जान बचेगी तो वाईफाई चलेगा। खैर छोड़े। निज़ामी साहब। फिर एहतसाब ब्यूरो बनाया वहाँ KP में, जी, जी। वो नहीं बना सके। वो नहीं चल सका। फिर जो खान साहब की जो एहतसाब की जो एहतसाब उनके मंशूर का वलीन नुक्ता और और वो एहतसाब कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, जी लेकिन उसमें से जो इंतकाम की बू आ रही है उस तासुर की नफ़ी नहीं हो सकी। उसकी आप नफ़ी नहीं कर सके। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं है। ये कहना काफ़ी नहीं कि जी वो तो जावेद इकबाल तो ये लेके आए थे। एक और बात भी थी निज़ामी साहब, असद उमर साहब पे जितना इमरान खान साहब ने ट्रस्ट किया था और जितने ढोल पीटे गए थे असद उमर साहब की एबिलिटीज़ के, सलाहियतों के, उसमें भी खान साहब को फिर यूटर्न नहीं लेना पड़ा। देखें, ये एक चीज़ होती है कि ये मैं एक दफ़ा गया जनरल मुशर्रफ को मिलने, जी आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने मेरे सामने, मैंने कहा कि जनरल जहांगीर करामत ने मुझे कहा था कि आप एक बड़े ऐसे शख्स हैं जो बड़ी फैसला करने की बड़ी क़ुव्वत रखते हैं। तो वो उस ज़माने में फौजियों को, इनके पास काला सा ब्रीफ केस होता था आर्मी चीफ के। उन्होंने खोला, एक निक्सन की किताब है लीडरशिप, उसका एक्सरेंट मेरे सामने रखा। उनका लीडरशिप का इम्तिहान लिया कि करप्ट आदमी को तो निकालना आसान है, लेकिन नालायक आदमियों को निकालना मुश्किल है। और लीडरशिप का इम्तिहान है कि आप नालायक आदमियों को निकाल सकते। अब असद उमर की आपने बात की, जी खान साहब अपना करीब जो नालायक हैं का टोला जो है वो हर शोबे में है। मीडिया टीम में उनकी, मीडिया तो टीम क्या है? इकोनॉमिक टीम में था। जी अब उन्होंने उसको बदलना पड़ा, जिसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन क्या करते तोहन करन, क्योंकि असद उमर को आइडिया नहीं था कि क्या कर रहे हो।
शेख रशीद को देखें, जी जी। नालायक। अगर उनका काम यह है कि ये उन्होंने सिर्फ तर्जमानी करनी है, उनकी फिक्रबाजी करनी है, इस काम पे लगा दें और राम लें आप। कोई ये पार्लिमानी उमूर वगैरह इस तरह की वजारत उनको दे दें, थोड़ा वो रेलेवेंट भी होगी, बयानात भी वो देते रहेंगे। निज़ामी साहब, ये तो खैर इमरान खान साहब का जिक्र हो गया, अपोजिशन ने इस साल में क्या किया? नहीं, पहले ये ख़त्म कर लें। अच्छा, ये नया पाकिस्तान जो है, इसमें रुपए की कदर एक साल में 30% कम हुई है। जी जी, आधा रह गया रुपया, बल्कि 50%। इसका जो गुर्बत का तूफान है, जो टैक्सों की भरमार है, आज मैं पढ़ रहा था फिगर्स कहीं, गाड़ियों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मांगी कोई नहीं रही। तो मकसद है कि एक तरफ टैक्सों का अदाव अपने ओबियसली याद रखते हैं, 5,555 अरब रुपए रखा है। जी जी। ये कैसे पूरा होगा, कहाँ से पूरा होगा? तो ये इस किस्म के जो मसाइल हैं गवर्नेंस के और इकॉनमी का पहिया, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज जो है। लेकिन निज़ामी साहब, आपने इकोनॉमी की बात की है, यूँ तो एक साल में आपका पॉलिसी रेट 4 से 13.25 पे चला गया, आपकी गुर्बत 4 से डबल डिजिट में चली आपको गई। दिलचस्प बात बताऊँ, आज मैं रॉयटर्स की खबर पढ़ रहा था जी, भारत में तीसरी दफा वो पॉलिसी रेट को कम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर पड़ोस में चल रहा है ना, हमारे यहाँ तो सर्कुलर डेट 1100 अरब से 1600 अरब पे चला गया एक साल में। वो तो मुआशी लिहाज से ज़बू हाली ही है। आपको याद है एक दिन हमारे प्रोग्राम में आए थे डॉक्टर हफीज़ पाशा जी, उन्होंने बताया कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश बहुत से हवालों से हमसे आगे है, एक्सपोर्ट्स में हमसे आगे है। हम बात आप करते थे कि यार दीज बंगालीज ये अयूब खान के दौर में ये जी 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 जी। और आप देखिए ये तो हक़ाइक़ हैं, ये ज़मीन ये खान साहब के लिए जो असल चैलेंजेस हैं ये नहीं है ये चोर चोर पकड़ो चोर, ये वो। मैं नहीं कि मैं चोरों की कोई मुदाफ़त नहीं कर रहा। ही हैज़ टू कॉन्सनट्रेट ऑन गवर्नेंस, और उनको अपनी कैबिनेट में भी देखना चाहिए, उनको बाकी मामलात में भी देखना चाहिए। क्योंकि असल बात जो है, पाकिस्तान बहुत बड़ी बात होगी अफगानिस्तान से निकल जाए जी। ईरान से को भी मामले में खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ठीक कि ईरान का मामला जो है, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन दी चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक आप मुल्क के अंदर इकॉनमी का पहिया, गवर्नेंस का पहिया नहीं चला पाएंगे। निज़ामी साहब, बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। सियासी बेयकीनी में मुआशी बेयकीनी बढ़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा ये जानेंगे कि अपोजिशन का ये साल कैसा रहा, और फिर कुछ मीडिया कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं। आखिर इन कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है, हुकूमत ने ये ऐलान क्यों किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, शॉर्टली ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। अपोजिशन ने इस एक साल में क्या किया है? तू तकरार तो चलती रही, लेकिन एक क्रेडिट है कि ये सारे अभी तक मुत्तहिद हो गए हैं। क्या ये APC के बाद ये इत्तेहाद पायदार है या खाना पूरी हो जाएगी, अपने अपने मफाद होंगे? का अपना कमाल इतना नहीं है जी, जितना खान साहब का कमाल है उनको इकट्ठा करने पर। बुनियादी तौर पे उन्होंने जब कहा ना प्लेग ऑन बोथ हाउसेस, जरदारी और नवाज शरीफ एक ही थैली के चटे पट्टे हैं, करप्ट है, उन्होंने मुल्क को लूटा है। तो जरदारी और नवाज शरीफ के पास और कोई चारा कार न रहा कि वो इकट्ठे हो जाए। इस तरह मौलाना फजल रहमान है, वो इलेक्शन तो हार गए, लेकिन उनका एक मुकाम है, पॉलिटिकल स्टेचर तो है, इससे तो इनकार नहीं। सियासी क्लाउट है जी। उनके पास जितने लोग हैं ना, इन दोनों पार्टीज के पास नहीं, क्राउड पार। जब वो कहते हैं ना इस्लामाबाद मार्च, तो वो कर सकते हैं। सख्त जान लोग हैं, मजामत वाले लोग हैं। वो मुझे याद आते हैं नवाज नसरुल्लाह मरहूम। नवाज नसरुल्लाह एक मुसीबत बने रहते थे। तो एक दफ़ा मैं, जब मियाँ नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तो इलेक्शन हार गए थे मेरे ख्याल से। तो उनके चीफ मिनिस्टर थे गुलाम दरवाई और मैंने CPN की तरफ से खाना दिया। तो गुलाम दरवाई ने कहा यार नवाज रसुल्ला को ले आते हैं बाई इलेक्शन में, आने देते हैं। मियाँ ने कहा छोड़ो जी। नतीजा हुआ कि नवाज रसुल्ला डट गए मियाँ नवाज शरीफ के पास। वो डटते थे ऐसे कि वो कहते थे कि हालात बहुत ख़राब ने, उनके बारे में मशहूर था कि जब हुकूमत
जो मुल्क में जमहूरियत थी तो वो मार्शल लॉ के लिए काम शुरू कर। अच्छा, और जब मार्शल लॉ आता था जमहूरियत के लिए काम करते थे, तो उन्होंने ऐसे अपना किया, मंजन ऐसे ही बेच रहे और होते थे। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को, अच्छा बेनज़ीर ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने ये किया कि नवाज रसुल्ला को उन्होंने निकलसन रोड पे उनकी रिहाइश का पे उनको सिगार हुक्का का शौक़ था, उन्होंने वो कोहिबा सिगार पे जवाना किया। नवीद मलिक साहब होते थे, उनकी ड्यूटी लगा दी कि आपका काम है कि नवाब रसुल्ला को खुश रखना। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। नवाब रसुल्ला जो कि तहमद और एक गंदा सा कुर्ता पहनते थे, सोने के बटन लगे हुए कुबोस्की के। अच्छा, दुनिया हैरान। फिर उन्होंने कहा कि गड्डी जड़ी मेरी कोल है ना, ये भी ठीक नहीं है। ये मैंने ज़रा गोडे इंच दर्द होती, उनको मसला ही नहीं नवीद मलिक। एक जो प्रोटोकॉल में होती है गाड़ी, लेक्सस गाड़ी, जी जी, उनको वो भिजवा दी। अच्छा, नतीजा हुआ कि वही नवाज रसुल्ला जो अपोजिशन की आँख का तारा थे, और उनके बेटे को वजीर बना लेकिन दिया। यहाँ निज़ामी साहब, और उनके बेटे को वजीर बना दिया जिसने खूब माल बनाया। जी जी, अच्छा निज़ामी साहब, तो मौलाना को भी तो ऐसे ही राम किया गया था जब इन्होंने एहतजाज किया। मैं यही अर्ज करने लगा ना, मैं बात पूरी कर रहा जी, कि बेनज़ीर से मैंने पूछा, कहने लगे देखें यार इनको ज़रा खुश रखें तो, मतलब है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट द एनिमीज क्लोजर, यानी दोस्तों को करीब रखें और दुश्मनों को उससे। तो उन्होंने ये किया। अब यही चीज़ जो है अगर सियासत है तो मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान को भी टैकल किया जा सकता था। मीडिया कोर्ट्स, आप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स जो हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, सहाफ़त को आपने उम्र दे दी। बतौर सहाफ़ी, नॉट एज को होस्ट, में आपसे पूछ रहा हूँ, ये मीडिया कोर्ट्स अगर बनते हैं तो क्या बेहतरी होगी? मैं बतौर सदर आपको बताता हूँ जी, इससे कोई बेहतरी नहीं होगी। CPNA का, APNS का, PFUJ का, ये सबका स्टैंड ये रहा है कि अखबारात के लिए या मीडिया के लिए खसूसी अदालतें नहीं होनी चाहिए, खसूसी कानून नहीं होना चाहिए, आम कानून के तहत उनको जज करना चाहिए। आप बेशक जो हितक इज़्ज़त के और डिफेमेशन इनको बेहतर कर लें। ये जो मोहतरमा फरदौस आशिक अवान ने कल शोए जोड़ा है, बदनीयती पर मबनी है। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ ना वजह जी, कि जी ये हमने इसलिए बनाया है कि वर्कर को बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो जाके फैसला हो जाएगा। असल उन्होंने तुलना है मीडिया को, और इसकी बड़ी सख्त रिसर्च की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है और इनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। और खान साहब को भी माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जब सदर ट्रंप की मौजूदगी में पूछा तो उन्होंने हंस कर कहा कि यार पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद है। फिर उन्होंने अमेरिकन एंटरप्राइज में गए कि इनको आज़ादी होनी चाहिए लेकिन कुछ चैनल जो हैं गड़बड़ करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा और रेगुलेटरी जी मैकेनिज्म को, अब रेगुलेशन का ये मतलब है जो, यानी ये एक किस्म का हुकूमत को जो कि फ्रीडम ऑफ मीडिया की सबसे बड़ी बेनिफिट। आप मुझे बताएं, मैंने खुद इमरान खान साहब को पहला इंटरव्यू जब वो लाहौर में उन्होंने लॉन्च किया अपना 30 अक्टूबर 2011, जी मैंने इंटरव्यू किया जी, और 30 अक्टूबर 2012 को भी मैंने किया था। अब तो मैं खैर किसी खाते में नहीं हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है ना जी। अब मुबारक सलामत जो है, जिस तरह साबका हुकूमत थी, उन लोगों का राज होता था, और जो किस्म के गिरगिटें जो वहाँ मीडिया एडवाइज़र के तौर पर बैठी। मौका परस्त लोग हैं। निज़ामी साहब, मुझे ये बता दें CPNA क्या करेगी अगर हुकूमत इस फैसले पे बरकरार रहती है? मैं एक बात करने लगा पूरी कि ये जो माहौल में खान साहब ने जब सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, मैं ये कहना चाह रहा था फ्रीडम ऑफ, आपको बताइए कि क्या जब वो जरदारी साहब के दौर में जलसे कर रहे थे तो उनको किसी ने मीडिया पर रोका? नॉट एट ऑल। बैन लगाया? नून लीग के दौर में भी बैन नहीं लगा। नून लीग के फिर धरने के दौरान, बल्कि हमारा अपना ख्याल था कि यार ये मीडिया इज गॉन टू फार, ठीक है ना। धरने की तो जान ही मीडिया था निज़ामी साहब, आखिर में सुबह शाम लाइव, और कई महीने 126 दिन ऐसे ही रहा। और अब आप कहते हैं जनाब ये मीडिया शरारती, तो इसमें इनको नज़रसानी करनी चाहिए। और ये इस किस्म के जो हथकंडे हैं ये तर्क करके क्या करना क्या चाहिए CPNA को,
भाई CPI नहीं तो इसको मुस्तरद ही कर सकती है ना, और हुकूमत से बातचीत कर सकती है। एहतजाज होगा? एहतजाज हो सकता है, एहतजाज भी हो, लेकिन उस तरह का एहतजाज ये होगा कि मैं ये बाय द वे मैं CPI नहीं जो है या हम जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये नहीं, हम अपनी बात करेंगे, सलीके से करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, और मेरा ख्याल है हुकूमत भी जो है वो हमारी बात सुनेगी। निज़ामी साहब ये बता दें मुझे, देखिए ना, पहले PMRI शुरू किया था जी, वो अपना रिजेक्ट कर दिया, और देखिए ना कल अपने जब बयान दिया तो आधे घंटे बाद APNS को भी ख्याल आया। जी जी, आपका बयान जो है कल वो चैनल्स पे भी चला, फिर अखबारों में भी आज चला, लगा तो हुआ है। APNS को सबसे पहले आपने मुस्तरद किया इसको, जी, सबसे इस पहले बयान को, और फिर बल्कि कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि क्या बचगाना बात की है फिरदौस आशिक अमान। देखें ना, जो इनके अपने रैंक्स में जो सेन लोग हैं, अब फवाद चौधरी ने कितनी बरबला तौर पर दो टोक बात की कि यार ये सेंसरशिप का दौर लग चुका। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा आवारगी भी ठीक नहीं है और सेंसरशिप भी ठीक नहीं है, मीडिया के लिए रेगुलेटरी होनी चाहिए। देखिए, मैं एक दूसरी बात भी कहता चलूँ कि जो मादर पेदर आज़ाद है ना मीडिया की, कुछ ज्यादतियाँ भी हुई हैं मीडिया से, जिस तरह खान साहब ने इशारा भी की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेजी में एक थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, कि बच्चे को जिस पानी में नजर रहे हो उसी के साथ बच्चे को भी फेंक दो। हाँ। वो भैया आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप कोई तरीके से चीज़ बनाएं, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेस काउंसिल को स्ट्रेंथन करें, मुल्क में जो डिफेमेटरी लॉ, डिफेमेशन के लॉ, उनको स्ट्रेंथन करें। होता तो ये है ना कि हम बैठ के कोई लोगों की पगड़ी उछाल देते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये गलतियाँ, ये ज्यादतियाँ नहीं है, लेकिन निज़ामी सब सवाल फिर ये है कि हर एंकर जो है माफ़ कीजिएगा जी, हम समझते हैं हम कोई खुदा है, माफ़ कीजिएगा। ये भी बदकिस्मती है, इस शोबे की ये भी बदकिस्मती है, और वी कैन गेट अवे विद मर्डर। निज़ामी साहब मुझे ये बता दें, क्या मीडिया के केसेस आपके बैंकिंग कोर्ट से ज़्यादा हैं? क्या मीडिया के केसेस आपके डोमेस्टिक वायलेंस से ज़्यादा हैं? क्या मीडिया के केसेस आपके फैमिली डिस्प्यूट से ज़्यादा हैं, जो आपको खुसूसी अदालतें बनाने जा रहे हैं? कौन से केसेस हैं? केसेस तो ये मदीयती में मबनी। और एक और बात मैं करूँ आपको कि ये मीडिया को इस किस्म के हथकंडों से माजी में भी डराया जाता रहा, और लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ हमेशा। ये जो इस वक्त खान साहब के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मुशीर बैठे हैं मीडिया के बिलखुसूस, मेरा नहीं ख्याल कि ये खान साहब ने इसको इनिशिएट किया, मेरी खुशफहमी तो कम से कम यही है। ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ही अपना इनिशिएटिव है, उन्हीं की हद तक नहीं, है। अकेला नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ मुशावरत से ही होगा, लेकिन ये गलत है। और लेकिन इससे PMRI उनको वापस लेना पड़ा, तो ये नहीं है कि कोई देर है देर नहीं है। फवाद चौधरी साहब जाहिर है उनका एक डिसीजन था, उसको वापस लेना पड़ा। और वैसे निज़ामी साहब ये पंजाब में एक तब्दीली की गई, मियाँ असलम इकबाल साहब को वज़ीर इत्तलात लगाया गया कुछ दिन पहले। सुमसान बुखारी साहब बड़े रीज़नेबल और बड़े मंझे हुए पॉलिटिकल वर्कर थे, मियाँ असलम इकबाल साहब भी वैसे ही हैं, धीमे मिजाज के हैं। इस तब्दीली के पीछे क्या खबर है? एक ये जो है ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो वज़ीर इत्तलात हैं जी, उनको गवर्नमेंट कर दिया गया कि ये तर्जमान है हुकूमत का, और वो अगर खुल के गाली नहीं देता नवाज शरीफ को तो इसका मतलब है कि वो कामयाब नहीं। हालांकि वज़ीर इत्तलात का काम है अपने मिनिस्ट्री को संभालना, वक्त देना और मीडिया से ताल्लुकात कार रखना। अब हो क्या रहा है कि फिरदौस आशिक अवान सुबह नाश्ता भी नहीं करती, तो वो सुबह के प्रोग्रामों से लेकर शाम तक रतबुल लसार रहती हैं, मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी, और फिर फिक्रे करना। और फिर खान साहब के साथ साथ वो खुशामद भी कर रही होती हैं, स्ट्रेट अवे, सीधी सी बात है। और खुशामद की भी इंतहा कर देती हैं, इंतहा कर देती इस तरह की खुशामद वो जरदारी साहब की भी करती रही है। मैं तो चशमदीद को बात। दूसरा निज़ामी साहब, वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरे पूछा, अब जहाँ तक असलम इकबाल साहब का तल्लक, वो भी इंतहाई मरंज और शरीफ आदमी है, पॉलिटिकली बड़े इंटैक्ट हैं अपने लोगों के साथ, लेकिन ही हैव टू सिंग फॉर हिज सफर आल्सो। उनको ये बात करनी पड़ेगी अगर उन्होंने रहना है। तो मेरा ख्याल ये PTI की जो नहीं तो चौहान साहब यही मैं आपसे कहने वाला था, मुझे लग रहा है ये चौहान साहब के लिए रास्ता फिर से बन रहा है। हुकूमत को चाहिए कि यार इतने स्पोक्समैन रखे हुए, एक तरफ तो आप मीडिया पे काठी डालना चाहते हैं, जी जी, दूसरी तरफ आप ये इतने स्पोक्समैन रखे हुए, आप बजाय मैसेज को ठीक करने के कि नहीं
अपनी कारकर्दगी को ठीक करें ताकि वो खुद ही बोले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।